दो अमीर और एक गरीब बहू की सर्दी की शॉपिंग। जबलपुर के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था जिसमें कलावती की 3 बहू उसके साथ रहती थीं। लेकिन उसकी 2 बहू बहुत ज्यादा आलसी और निकम्मी थी, लेकिन वह अमीर घराने से थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी एक बहू शीतल एक गरीब परिवार से थी। वह घर के सारे काम अकेले किया करती थी और पूरे घर की जिम्मेवारी उसी के सर पर थी। एक दिन की बात है। अरे शीतल, शीतल कहाँ है तू? अभी तक तूने घर के काम नहीं किए? अरे माँ जी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए घर के काम नहीं कर पा रही हूँ। आप आज सरिता और नीलम दीदी से काम करने के लिए कह दीजिए। तभी वहाँ पर सरिता और नीलम आ जाती हैं और शीतल से कहती हैं, तेरी हिम्मत कैसी हुई हमें घर के काम बताने की? अरे इतने अमीर घराने से आने के बावजूद भी हम लोग इस घर में काम करेंगे क्या? अरे दीदी, वैसे तो मैं ही रोज काम करती हूँ, आज अगर आप दोनों कर लोगी तो क्या हो जाएगा? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं घर के सारे काम कर लेती। देखो, तबीयत तो मेरी भी ठीक नहीं है, वैसे भी सर्दी शुरू होने वाली है और अगर मैं मौसम के बदलने पर इस तरह घर के काम करती रहूंगी तो मेरी भी तो तबीयत ऐसे ही खराब हो जाएगी। वैसे नीलम दीदी, सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, मैं तो कहती हूँ सर्दियों की शॉपिंग करने चलते हैं। उन दोनों को आपस में बात करते हुए देख कलावती शीतल से कहती है, देख बहू, ये दोनों तो काम करेंगे नहीं। एक काम कर, तू ही घर के काम कर ले, मैं तुझे दवाई लाकर दे देती हूँ। कलावती अपने कमरे में जाती है और अपनी अलमारी में से दवाइयाँ निकालकर शीतल को दे देती है, जिसके बाद शीतल दवाई खाकर थोड़ा सा आराम करती है और फिर घर के काम करना शुरू करती है। शीतल अपने मन ही मन सोचती है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं गरीब घर से हूँ तो इसका मतलब घर के सारे काम मैं ही करूँगी, जबकि इस घर में तो हम तीनों बहुओं का सम्मान एक जैसा ही होना चाहिए। तभी कलावती वहाँ आती है और शीतल का उतरा हुआ चेहरा देखकर कहती है, मैं जानती हूँ बहू, तू यही सोच रही होगी कि इस घर में मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों होता है। दरअसल तू जानती है कि तेरी दोनों जेठानियाँ अमीर घर से आई हैं और साथ ही साथ खूब सारा दहेज भी लेकर आई हैं, जिसके चलते मैं मजबूर हो गई हूँ। उन्हें मैं कुछ कहूँ तो वो मुझे अपने घर वापस जाने की धमकी देती हैं। और फिर तू तो जानती है, अगर तेरी जेठानियाँ वापस अपने घर चली गई तो हमारे घर की कितनी बदनामी होगी। आप सही कहती हो माँ जी, मैं आपकी सभी बातों को समझती हूँ, लेकिन उन्हें भी तो थोड़ा सा समझना चाहिए। मैं उनकी देवरानी हूँ, लेकिन वो मेरी थोड़ी भी मदद नहीं करती। क्या बताऊं बहू, तेरे दोनों जेठ भी ऐसे ही निकम्मे हैं, जितना भी कमाते हैं अपनी दोनों पत्नियों को दे देते हैं। अगर उन्होंने शुरू से ही घर की सारी जिम्मेदारी मेरे हाथों में रखी होती तो मैं तुम तीनों को एक समान रख पाती। ऊपर से अब ठंड भी आ रही है, मेरे पास एक रजाई तक नहीं है। मैंने इन दोनों से रजाई के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया। ये तो बहुत गलत बात है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। चिराग जी जो पैसे कमा कर लेकर आएंगे, उन पैसों से ही मैं ही आपके लिए रजाई खरीद कर ले आऊंगी। शीतल अपनी सास की मजबूरी को समझती है, जिसके बाद वह घर के काम करके शाम तक चिराग के आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही शाम को चिराग आता है, वह चिराग से कहती है, देखिए माँ जी के पास भी रजाई नहीं है और अब ठंड भी आ रही है, तो हमें भी गर्म कपड़े और रजाई चाहिए होगी। मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। तुम तो जानती हो शीतल, मेरी 10,000 की नौकरी है, उसमें मुझे घर भी देखना है और हमारे खर्चे भी देखने हैं। मैं इतने कम पैसों में कैसे गुजारा करूँगा? लेकिन सर्दियों के लिए गर्म कपड़े और रजाई लानी तो बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें 4,000 रुपए देता हूँ। इतने पैसों में तुम्हें गर्म कपड़े और रजाई लेकर आनी है। शीतल 4,000 रुपए लेकर बहुत खुश होती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, शीतल की दोनों जेठानियाँ सरिता और नीलम शीतल के पास आती हैं और कहती हैं, अरे तुम अभी तक घर के काम ही कर रही हो, तुम्हें गर्म कपड़े नहीं लेकर आने हैं क्या? सर्दी आ रही है, अभी भी वही फटी पुरानी रजाई ही ओढ़ोगी। अरे ये बेचारी कहाँ से लेकर आएगी? इसका पति तो सिर्फ 10,000 रुपए ही कमाता है और इतने में वो इस बेचारी को क्या ही ला कर देगा। चलो दीदी, इसे बोलकर कोई फायदा नहीं, हम दोनों ही शॉपिंग करने चलते हैं। सरिता और नीलम दोनों पैसे का रौब दिखाकर शॉपिंग करने के लिए चली जाती हैं, जिसके बाद शीतल भी घर के सभी काम करके बाजार में चली जाती है। अरे भाई साहब, ये स्वेटर कितने का है? अरे ये स्वेटर आपको 300 रुपए में मिलेगा। 300 तो आप ज्यादा बता रहे हो, अगर आप मुझे 200 में दोगे तो मैं इसे ले लूंगी। शीतल दुकान वाले से मोल भाव करती है, जिसके बाद दुकान वाला उसे 200 रुपए में स्वेटर दे देता है। ऐसे ही वह एक एक करके सर्दियों की काफी सारी चीजें खरीद लेती है, साथ ही साथ एक अपने लिए और एक अपनी सास के लिए रजाई भी खरीद लेती है। मुझे नहीं पता था कि इतने कम पैसों में इतना सारा सामान खरीद लूंगी। चलो अच्छी बात है, इस सर्दी का सामान तो मैंने ले लिया। शीतल बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ सरिता और नीलम मॉल में जाकर महंगे महंगे कपड़ों की शॉपिंग करती हैं।
अरे देखो नीलम, कितना खूबसूरत लग रहा है ये वाला स्वेटर। हाँ हाँ, आप सही कहती हो। वैसे इसका प्राइस देखो 4000 का है, काफी सस्ता है, इसे ले लो। वह एक एक चीज बहुत ही महंगी महंगी खरीदती हैं, जिसके बाद सरिता, नीलम भी शाम तक सर्दियों की शॉपिंग करके वापस घर लौट आती हैं। वो दोनों आने के बाद अपनी लाई हुई चीजें घर में सबको दिखाने लगती हैं। देखो कितना ब्रांडेड स्वेटर है। ये स्वेटर अरमानी का है। इस ब्रांड की तो बस बात ही मत पूछो, सब लोग पागल हैं इस ब्रांड के पीछे। जब कलावती सरिता और नीलम का महंगा महंगा सामान देखती है तो वो इन दोनों से कहती है, अरे क्या फायदा तुम्हारे इतने महंगे सामान लाने का, तुमने जरा शीतल का सामान देखा है, 4000 रुपए में इतना सारा सामान लेकर आई है। यहाँ तक कि केवल अपने लिए ही नहीं, मेरे लिए भी एक गर्म रजाई भी लेकर आई है। तुम दोनों केवल दिखावा ही कर सकती हो, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। तुम्हारे माता पिता ने भी सिर्फ पैसों का दिखावा करना ही तुम्हें सिखाया है। तुम्हें तो केवल अपनी ही पड़ी होती है, कभी तुमने दूसरों के बारे में नहीं सोचा। तभी वहाँ पर शीतल आ जाती है और सबसे कहती है, मैंने खाना बना दिया है, आप लोग आकर खाना खा लीजिए। तभी कलावती कहती है, सही मायने में देखा जाए तो शीतल ही मेरी सबसे अच्छी बहू बनी है। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी शीतल के नाम करती हूँ। जहाँ तुम दोनों अमीर हो, वहीं अब शीतल भी तुम्हारी ही बराबरी पर है। आज से इस पूरे घर की मालकिन शीतल है। ये सब देखकर सरिता और नीलम को अपनी गलती का पछतावा होता है और वह अपनी सास और शीतल से माफी मांगते हुए कहती हैं, हमें माफ कर दो माँ जी, हमें पैसों का इतना गुरूर हो गया था कि हमने कभी आप लोगों के बारे में सोचा ही नहीं। हाँ माँ जी, हमने हमेशा पैसों से ही आप लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश की, हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। देखिए माँ जी, आज इन दोनों को अपनी गलती का पछतावा है और आपको इन्हें माफ करके अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए। शीतल की बात सुनकर कलावती अपनी दोनों बहू को माफ कर देती है, जिसके बाद वह सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। पालम गांव में रहने वाली पद्मिनी के 5 बेटे थे, जिनका नाम रोमिल, जैकी, मिहिर, अनमोल और विपिन था। विपिन पद्मिनी का पहला बेटा था। एक दिन पद्मिनी अकेले बैठी खुद से बातें करते हुए कहती है, समय हो चला जब मुझे अपने 5 बेटों के हाथ पीले कर देने चाहिए, क्योंकि 5 की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है और वह अपने पैरों पर भी खड़े हो चुके हैं। एक काम करती हूँ, आज 5 का मनपसंद खाना बनाती हूँ। पद्मिनी सोफे से उठकर रसोई घर का रुख करती है और खुश मन से अपने बेटों के लिए खूब सारा खाना बनाती है। फिर जैसे ही घड़ी की सुई 8 का पड़ाव पार करती है, उसके 5 बेटे घर में पधार पड़ते हैं। आ गए मेरे 5 पांडव, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। अगले ही पल पद्मिनी मेज पर खाना लगाती है, जिसे देख विपिन बोलता है, क्या बात है माँ, आज कोई दावत है क्या, जो डाइनिंग टेबल पर इतनी सारी वैरायटी दिख रही है? नहीं मेरे लाल, बस मन किया तो बना लिया। 5 भाई को चाव से खाते देखकर पद्मिनी शादी की तान छेड़ते हुए कहती है, बेटा वो मुझे तुमसे कुछ खास बात करनी है। देखो तुम 5 भाई सयाने हो चले हो और तुम्हारी बूढ़ी माँ भी 55 का पड़ाव पार कर चुकी है, इसलिए अब की बरस तुम 5 भाई को ब्याह के बंधन में बांध देना जरूरी है। ये सुनकर जैकी, मिहिर और रोमिल जोरों शोरों से खांसने लगते हैं। अरे अरे क्या हो गया, ठीक तो हो? अच्छा, तो आपकी बटरिंग बातों का मेन मुद्दा शादी है? अरे इसमें पिनकने की क्या बात है मेरे लाल, कभी ना कभी तो तुम्हें पीला होना ही पड़ेगा। यह सुनकर तीनों भाई एक ही सुरताल में कहते हैं, माँ हम एक लड़की को पसंद करते हैं। वाह मेरे तीनों सपूतों, क्या तीर मारा है। अनमोल, बिपिन, क्या तुमने भी मेरी बहुएं ढूंढ ली हैं? नहीं माँ। चलो तुम तीनों ने तो रईस रिची रिच लड़कियां ढूंढ ली, अब बस मुझे अपने 2 अनमोल रतन के लिए लड़कियां ढूंढनी है, फिर तुम 5 के फेरे एक ही मंडप में होंगे। पद्मिनी अपने दोनों बेटों की तस्वीर पंडित जी के हाथों सौंप देती है। पंडित जी उन्हें 2 गरीब बहनों का रिश्ता बताते हैं। अगले ही दिन पद्मिनी अपने बेटों के संग उनके घर पहुंचती है, जहां गरीब बहनों का पिता जुमजी कहता है, आइए पधारिए बहन जी, इस गरीब की गुमटी में आपका स्वागत है। ये है मेरी बेटी बानी और मीरा। दोनों बहन पद्मिनी के पांव छूकर प्रणाम करने के साथ उन्हें नाश्ता परोसती हैं और कुछ देर बाद, भाई साहब मुझे आपकी बेटियां पसंद हैं, हालांकि मैंने तो तस्वीर देखकर ही तय कर लिया था कि यही मेरी बहू बनेंगी। अच्छा अब इजाजत दीजिए, मेरी होने वाली बहुओं, जल्द ही शादी का जोड़ा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा।
फिर अगले ही दिन पद्मिनी अपनी होने वाली तीनों अमीर बहुओं के घर जाती है और जहां अपनी होने वाली बहू जीविका, जिन्नी और मालविका को अपनी नजरों के सोंझे देखकर मन में कहती है, मेरी तीनों रईस बहुओं का रिहायशी इलाका और इनका मॉडर्न अवतार देखकर तो ऐसा जान पड़ रहा है जैसे इनकी शादी के जोड़े में लाखों का चूना लगने वाला है। सासू मॉम, कहाँ खो गई आप? कहीं नहीं, बस शादी के सोच विचार में डूबी थी बहू। ओह यस, शादी से याद आया सासू मॉम, हमारे शादी का लहंगा सब्यसाची से ही रेडी करवाना, क्योंकि दुकानों पर के 2 कौड़ी के लहंगे तो हम पहनने से रहे। हाँ, बहू निश्चिंत रहो, जल्द ही तुम तीनों का शादी का जोड़ा यहाँ आ जाएगा। अच्छा चलती हूँ, शादी की सैकड़ों तैयारियां करनी है। पद्मिनी देवी अपने तीनों बेटों के साथ घर लौट आती है। अरे रोमिल, जरा बता तो, बहू ने जहाँ से शादी का जोड़ा बनाने को कहा था, क्या नाम था उसका? सव्यसाची माँ, वो मशहूर ड्रेस डिजाइनर है। उसके एक लहंगे की कीमत लाखों करोड़ों में है। हे ईश्वर, एक साथ 5 बहुओं के शादी का जोड़ा कहाँ से बनेगा भला? एक काम करती हूँ, अपनी गरीब बहुओं के शादी का जोड़ा जैसे तैसे सस्ते में निपटा देती हूँ, ताकि तीनों अमीर बहुओं का महंगा लहंगा मोल से ले सकूं। राम, इन अमीर बहुओं के बीच मुझ मिडिल क्लास सास की तो लाखों की लंका लग गई। पद्मिनी एक ओर जहां अपनी रईस बहुओं की शादी के खातिर बेहद ही सस्ता लहंगा खरीदती है, तो वहीं अपनी तीनों रईस रिहायशी बहुओं की शादी का जोड़ा उनके कथन के अनुसार महंगे ड्रेस डिजाइनर सब्यसाची से बनवाती है। आधे से ज्यादा पैसे तो तीनों अमीर बहुओं के महंगे लहंगे में लग गए। अभी 5 बहुओं के जेवर खरीदने बाकी हैं, उसमें शादी ब्याह का साज साबाज भी शामिल है। एक काम करती हूँ, अपनी गरीब बहुओं के लिए हल्के फुल्के 1 आधे गहने बनवा लेती हूँ। इस तरह पद्मिनी अपनी गरीब बहुओं के शादी के जोड़े के बाद उनके जेवर की खरीदारी में भी जहां गरीब बहुओं के लिए 22 कैरेट के सस्ते सोने का हल्का सा हार और नाक कान की पतली बारीक वाली बनवा कर भेजती है, वहीं अपनी अमीर बहुओं के शादी के महंगे लहंगे के साथ शगुन के लिए पीसी ज्वेलर से बेशकीमती हार के साथ बाजूबंद, बालियां, महंगा मांग टीका खरीदती है। देखते ही देखते शादी का दिन दस्तक देता है। सहरा सजाकर मेरे 5 सपूत कितने जच रहे हैं। जाने मेरी 5 बहुएं शादी के जोड़े में कैसी लग रही होंगी। माँ, ये तो बैंक्वेट हॉल में ही जाकर पता चलेगा। पूरे धूमधाम के साथ पद्मिनी अपने 5 बेटों की बारात लेकर बैंकेट हॉल में जाती है, जहां उसकी 5 बहू शादी का जोड़ा पहने स्टेज पर बैठती हैं। तभी पद्मिनी उनके पास आकर कहती है, अरे मेरी 5 बहू बिल्कुल परी जैसी बेहद सुंदर लग रही हैं। माँ जी, हम तीनों बहू की तारीफ तक तो अच्छा था, मगर ये गरीब बहू कहाँ से सुंदर दिख रही हैं। हाँ, इनका शादी का सस्ता सा जोड़ा हमारे महंगे लहंगे के शाइन के आगे एकदम फीका सा लग रहा है। देवरानी जी, शादी का जोड़ा सस्ते महंगे मोल से मायने नहीं रखता। ये लहंगा हमारे ससुराल से आया पहला शगुन है, इसलिए ये हम गरीब बहुओं के लिए मूंगों के मोल से भी बेशकीमती है। हाँ, जो भी हो, मगर प्लीज अपने इस सस्ते से शादी के जोड़े के साथ तुम गरीब बहनें हमारे ब्राइडल फोटो सेशन में नजर मत आना। अरे मेरी रईस बहू रानी, तुम इस समय बैंक्वेट में हो, इसलिए अपना ये रईसी का रौब घर पर झाड़ना। यहाँ क्यों अपनी सास की इज्जत का फालूदा बनाने पर तुली हो। यह सुनकर तीनों बहू चुप हो जाती हैं। थोड़ी ही देर में पंडित शादी की प्रक्रिया शुरू करते हैं और 7 फेरे के साथ 3 अमीर और 2 गरीब मिलकर पद्मिनी की 5 बहुएं बनकर ससुराल आती हैं और गहरी सांस भरते हुए कहती हैं, उफ, आखिरकार शादी का तमाम झाम खत्म हो गया। अब मुझसे तो ये भारी भरकम लहंगा 1 भी मिनट बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ, मेरा भी हाल ऐसा ही है। थोड़ी ही देर में 5 बहू अपने कमरे में जाकर ड्रेस चेंज कर लेती हैं। 2 दिन बाद, जिन्नी, जीविका, मालविका, कहाँ हो तुम? तीनों बहू यहाँ आओ। क्या हुआ सासू माँ? तुम तीनों ने अपने शादी का लहंगा तहस नहस कर दिया। अगर मैं तुम्हारे कमरे का दौरा ना करती तो देख ही नहीं पाती। पिछले 2 दिनों से तुम्हारे शादी का लहंगा सोफे पर सड़ रहा था। माँ जी, एक शादी के जोड़े के पीछे आप हमारी जान खा रही हैं। बात का बतंगड़ बनाना तो कोई आपसे सीखे। मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ? और नहीं तो क्या। अब क्या सारी उम्र हम अमीर बहुएं इस शादी के जोड़े के बोझ को ढोती रहेंगी? अरे तो क्या इस महंगे लहंगे को ऐसे कूड़े का कौर करोगी? माँ जी, इस महंगे लहंगे का काम शादी के फोटो सेशन तक था। अब हमें इस जोड़े की जरूरत नहीं। सही कहा। आखिर तुम तीनों रईस बाप की बेटियां जो हो।
अरे शादी के जोड़े का मोल तुम क्या जानो। माँ जी सही कह रही हैं देवरानी जी, शादी का जोड़ा एक सुहागन के लिए उम्र भर की ना भूलने वाली निशानी होती है, और एक ऐसा तोहफा भी जिसका कोई तोल नहीं। और अगर इतने पर भी आपको इस जोड़े की कदर समझ में नहीं आ रही तो एक दफा हमारे गांव देहात में दौरा करके देख लीजिए, जहां कितने गरीब बेटी के बाप पाई पाई जोड़कर भी अपनी बेटी को एक शादी का जोड़ा नहीं दिला पाते। आप तीनों खुशकिस्मत हैं जो माँ जी ने आप तीनों को शादी का इतना महंगा लहंगा शगुन में भेजा था। गरीब बहू की खरी बात सुनकर तीनों बहू को याद आता है कि कैसे उनकी माँ ने भी सालों से अपनी शादी का लहंगा संभाले रखा था। थैंक यू जेठानी जी, हमारी भूल से हमें भेंट कराने को नए दौर में खोकर हम भूल गए कि हमारी मॉम ने भी अपनी शादी का लहंगा आज तक संभाल कर रखा है। और सॉरी, हम तीनों ने जो बैंक्वेट हॉल में आपको नीचे दिखाया उसके लिए। इस तरह तीनों बहुएं अपनी शादी के जोड़े की अहमियत को जान पाती हैं। इसलिए साथियों, अपनों से मिले तोहफे की कीमत से नहीं बल्कि दिल से कदर करें। 3 जादुई गाय। शहरी आबादी से कोसों दूर बड़ा पंचकुला गांव अपने आप में बेहद सुखी समृद्ध था, क्योंकि समय के साथ सभी जन ने अपने मिट्टी के गुमटी को तुड़वाकर उसे घर के सुंदर सांचे में गड़वा लिया। मगर उसी गांव के अंतिम छोर में बसा गरीब हरिया आज भी अपनी पत्नी धनिया के साथ एक गरीब गुमटी में रहने को मजबूर था। वह बटाईदार के तौर पर साल के कुछ महीनों में मदन सिंह के जमीन पर खेतीबाड़ी करके भरण पोषण करता, तो वहीं बदलते मौसम में उसे बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ती, जिसे कभी कभार वह 2 वक्त का भोजन जुटाने में भी असमर्थ हो जाता। अरे धनिया, और कितना वक्त लगेगा? कुछ नहीं तो रात का बचा हुआ बासी तरकारी रोटी ही ला दो। ये लो जी, रात की रोटियां भी सेक दी हैं, खा लो। क्या बात है धनिया, तुम इतना हिचक क्यों रही हो? अजी, तुम्हें ये बासी खाना खाते देखकर मेरा कलेजा बहुत कचोटता है। जाने लक्ष्मी मैया कब हमारे घर की दुख और दरिद्रता दूर करेंगी। धनिया, भूखे के बेड़ा पर मिली हुई सूखी रोटी भी मेवे मिष्ठान से बढ़कर है। अच्छा चलत है, आज फसल की कटाई से पिछले 3 माह का मेहनताना तय होगा। लक्ष्मी मैया की दया दृष्टि रही तो अब के बरस हम गरीबों की दिवाली भी बड़े धूमधाम से बीतेगी। इसके बाद हरिया खेत पर पहुंचता है, जहां फसल को लहलहाता देखकर उसकी आस मानो मुकम्मिल होती दिख रही थी। वह एक सवेर से देर सांझ तक गेहूं की फसल की कटाई खत्म करके कहता है, शुक्र है ईश्वर की दया से कटनी का काम निपट गया। फिर अचानक खेत का मालिक मदन सिंह वहां दस्तक देता है। अरे हरिया, हो गई फसल की कटाई? हाँ मालिक, कटनी से मिलाकर 50 बोरी गेहूं की बोरियां निकली हैं। बहुत खूब भाई, तेरे हाथों में माँ अन्नपूर्णा का वास है। तू जो बोता है उसका 10 गुना काटता है। ये ले तेरा मेहनताना। शुक्रिया मालिक, मुझ गरीब की दीपावली इससे मुकम्मल हो जाएगी। हरिया हंसी खुशी पैसे लेकर घर लौट आता है। अब दीपावली में 2 दिन शेष रह जाते हैं। सभी के घरों में दीपावली की साज सज्जा शुरू हो जाती है, मगर दीपावली के एक रात पहले 3 गायें गांव की सीमा में घुस आती हैं। उन्हें देखकर क्रूर कैलाशी डंडे से उन्हें खदेड़ते हुए कहती है, भाग भाग, अरे ये कुर्रा कच्चर गाय जाने गाँव में कहाँ से घुस आई? अरे बसंता दौड़ो। आवाज सुनकर बसंता बाहर आकर बोलता है, अरे क्या हुआ कैलाशी काकी? अरे बसंता देखना, जाने कहां से ये गाय गांव में घुस आई है। बसंता पास पड़े डंडे से गाय को मारने लगता है। गाय जोरों शोरों से करहाती हुई सींग हिलाने लगती है। तभी अचानक हरिया वहां आकर बसंता को रोकते हुए कहता है, रुक जा बसंता, बौरा गया है क्या? भला इस कदर कोई बेजुबान जानवर को मारता है? बेचारी इन गौ माता को लहूलुहान कर दिया। अरे मरखा गौ को मारे नहीं तो का पूजा करें? और तूने क्या इन गायों का बीड़ा उठा रखा है जो तेरा कलेजा कचोट रहा है? हाँ, उठाऊंगा मैं इन गायों का बीड़ा। खुद की जिंदगी तो गरीब गुमटी में गुजर रही है। अरे इन 3 गाय को क्या द्वार पर बांधेगा? उसकी चिंता आप मत करो कैलाशी काकी, ये गाय मुझ गरीब के साथ ही रहेगी जब तक उसका मालिक इसे खोजते हुए नहीं आता। हरिया तीनों गाय को अपने घर लाकर धनिया को सारी बात बताता है। फिर धनिया कहती है, अजी आपने एकदम सही किया जो इन तीनों गौ माता को घर ले आए, वरना ये जल्लाद गांव वाले इन्हें मार डालते। दोनों दंपति दिवाली के लिए बचाए हुए पैसों से तीनों गाय के लिए दाने पानी और एक और गौशाला बनवाते हैं, मगर उस दंपति के दीपावली फीकी पड़ जाती है। वे तीनों गाय की खूब देखरेख करते हैं।
दीपावली की देर रात एकाएक तीनों गाय जोर शोर से गुहार लगाती हैं, जिसे सुनकर दंपत्ति गौशाला में आते हैं, जहां तीनों गाय 3 अलग रत्नों में ढल चुकी थी। जैसे एक गाय चमकते हीरे की, तो दूसरी गाय सोने की और तीसरी गाय पैसे की बन चुकी थी। हैरान ना हो हरिया, हम तीनों जादुई गाय हैं। मैं हूँ सुनहरी गाय और ये है मेरी दोनों सखी लक्ष्मी और ललिया। तुम दोनों दंपत्ति महालक्ष्मी के सच्चे आराधक हो, इसीलिए माँ लक्ष्मी ने हम तीनों जादुई गाय को भेंट स्वरूप तुम्हारे घर भेजा है। कहो, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हैं? हे जादुई माता, मुझ गरीब के घर की कमी घटी आप भले तौर से देख रही हैं। बस इतना कर दीजिए कि हमारा भी जीवन आसान हो जाए। एकाएक हीरे, पैसे और सोने के सांचे में ढली तीनों जादुई गाय अपने जुबान के जबड़े को खोल देती हैं, जिसके भीतर से सोने के सुंदर सिक्के, चमचमाते हीरे और नोट की बौछार बरस पड़ती है। जिसके बाद पैसों की बनी जादुई लक्ष्मी गाय कहती हैं, हरिया, धनिया, इन हीरे, पैसे और सोने को बेचकर तुम सोंझे तौर पर अपने घर से दुख और दरिद्रता दूर कर लो। अगले दिन पूरे गांव में गोवर्धन पूजा की होड़ होती है। धनिया गाय के गोबर से अपने घर को लीप पोत कर काम खत्म करती है। जिसके बाद हरिया सुनार के हाथों सौदा किए रत्नों से जो पैसे मिलते हैं, उसे सबसे पहले तीनों जादुई गाय के खातिर मावा मिष्ठान खरीद कर लाता है। ये तीनों जादुई गाँव माता, आज आपकी बदौलत मुझ गरीब बेबस के दिन फिरे हैं और मेरे घर के अनाज की बोरियां भरपूर भरी हैं। हरिया जादुई गाय का शुक्रिया अदा कर ही रहा था कि बसंता बिलखता हुआ उसके पास आता है। अरे बसंता, तू रो बिलख क्यों रहा है? अरे गजब हो गया हरिया, दीपावली की रात मेरे भूल से द्वार खुला छूट गया और जाने कौन चोर उचक्का हमरे घर में हाथ साफ कर गया। सारा रुपया, पैसा, जेवर सब लूट ले गया। अरे सोचा नहीं था कि दीपावली के अगले दिन मेरे घर में दाने दाने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। उधार के तौर पर थोड़ा बहुत राशन और पैसे हो तो दे दे, मैं तुझे जल्दी लौटा दूंगा। अरे चिंता मत कर मेरे दोस्त, मैं तेरी मदद करता हूँ। हरिया अपने तीनों जादुई गाय की ओर निहारते हुए कहता है, हे मेरी तीनों जादुई गौ माता, बसंता की मदद करो। हरिया का हुक्म सुनकर तीनों गाय अपने साधारण सूक्ष्म अक्ष को त्याग कर सुनहरे प्रकाश के साथ सर से लेकर पांव तक सोने, हीरे और पैसे से बने अलग अलग गाय में बदलकर अपने मुंह से खूब सारे हीरे, पैसे और सोने की बौछार लगा देती हैं। ये देखकर बसंता बड़ी बड़ी आंखें करता हुआ कहता है, मैंने तो आज तक गायों को केवल दाना पानी और चारा चरते देखा था, मगर ये कैसी मायावी गाय हैं जो अपने जुगाली करने वाली जुबान से बेशकीमती हीरे, पैसे और सोने की बौछार लगा रही हैं। लगता है ये दूसरी दुनिया से आई इच्छा पूर्ति गाय हैं। बसंता का सवाल सुनकर सर से पांव तक हीरों से सजी जादुई गाय ललिया अपना पुख्ता प्रमाण देकर कहती है, बसंता, हम तीनों जादुई सोने, हीरे और पैसे की गाय हैं, जिसे माँ लक्ष्मी ने हरिया और धनिया की भक्ति भाव को देखकर भेंट स्वरूप भेजा है। फिर तुम तीनों ने मेरी मदद क्यों की गौ माता? क्योंकि एक दूजे के दुखों, सुख के बुरे बेला पर काम आना ही हमारा मुख्य कार्य है। यह सुनकर बसंता की आंखों के आगे वही बदसलूकी की झलक आ जाती है जो उसने कुछ दिन पहले तीनों जादुई गायों के संग किया था। वह अपने टखनों पर गिरकर जादुई गायों से माफी मांगता है। जादुई गाय माता, मुझे माफ कर दो। मैंने मूर्खता में आकर आप तीनों पर मारखा होने की मिथ्या में मारा पीटा। हमने तुम्हें माफ किया बसंता। जाओ और हमारे दिए हीरे, पैसे और सोने से अपने घर की बदहाली को बदलकर सुनहरा आयाम दो। गोवर्धन पूजा के सांझ होने तक हरिया के तीनों जादुई गायों की खबर पूरे गांव में हवा की तरह सन्ना उठती है, जिसके बाद गांव का सारा समुदाय बारी बारी से तीनों जादुई गौ माता का पूजन करता है। बदले में तीनों जादुई गाय उन्हें भेंट में हीरे, पैसे और सोना देती हैं। 3 जादुई गाय के आने से गरीब हरिया, जो कल तक बड़ी मुश्किलों से खेतीबाड़ी करके जोड़ जमा से कभी खाता तो कभी भूखा रहता, आज वह सैकड़ों खेत खलिहान का मालिक है। बावजूद इसके हरिया और धनिया की आंखें घमंड से कभी नहीं चढ़ी। वह अक्सर अपने जादुई 3 गाय के जरिए गरीब बेसहारा लोगों की मदद करता था। साथ ही अपने बदले बेहतर दिनों के लिए वह तीनों जादुई गाय को सफलता श्रेय देना नहीं भूलता। ये थी कहानी 3 जादुई गाय की एक झलक। कूड़ा कबाड़ा बीनने वाली गरीब सास बहू। चारों तरफ शहनाइयां बज रही होती हैं और विवेक मंडप में बैठा हुआ अपनी होने वाली पत्नी का इंतजार कर रहा होता है।
तभी उसकी होने वाली पत्नी नंदिनी शादी के जोड़े में आती है और मंडप में आकर बैठ जाती है, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। आखिरकार मेरे बेटे की शादी हो ही गई। अब मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। अब मेरे घर को मेरी बहू आराम से संभाल लेगी। शिल्पा अपने बेटे और अपनी बहू को घर ले आती है, जिसके बाद शिल्पा अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। गृह प्रवेश करने के बाद शिल्पा अपनी बहू को उसके कमरे में छोड़ आती है और अपने कमरे में चली जाती है। कुछ ही देर में शिल्पा का बेटा विवेक उसके कमरे में आता है और उससे कहता है, माँ, ये आपने ठीक नहीं किया। आपको पता है ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी थी और आपने मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी। ऊपर से जिससे मेरी शादी आपने करवाई है वो गांव की गंवार है, यहाँ तक कि अनपढ़ भी है। ऐसी औरत के साथ मैं कैसे रहूंगा? अरे बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? तुझे पता है ना नंदिनी कितनी समझदार और सुलझी हुई लड़की है। वो तेरा साथ जीवन भर निभाएगी। अरे माँ, इतनी पढ़ाई लिखाई मैंने इसलिए नहीं की थी कि मैं एक गंवार औरत के साथ अपनी पूरी जिंदगी खराब कर लूं। और वैसे भी मुझे विदेश से जॉब का ऑफर आया है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सुहाग रात वाले दिन विवेक अपना बैग पैक करता है और विदेश निकल पड़ता है। इस बात से शिल्पा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब मैं अपनी बहू से क्या कहूँगी? हे भगवान, ये विवेक ने क्या कर दिया? शिल्पा नंदिनी के कमरे में जाती है और उससे कहती है, अरे बहू, दरअसल विवेक को जल्दी में विदेश जाना पड़ा क्योंकि उसे एक बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर मिला है। उसने कहा है कि वो जब वहाँ सेटल हो जाएगा तो हमें भी बुला लेगा। कोई बात नहीं माँ जी, विवेक जी पढ़े लिखे हैं, अभी उन्हें अपना करियर बनाना होगा। मैं उनके करियर के बीच में नहीं आऊंगी। नंदिनी की ये बात सुनकर शिल्पा को बहुत खुशी होती है, लेकिन वहीं दुख भी होता है, जिसके बाद शिल्पा अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही देखते विवेक को गए हुए पूरा 1 साल हो जाता है। एक दिन नंदिनी शिल्पा से कहती है, माँ जी, विवेक जी को गए पूरे 1 साल हो गया है। वो जब भी फोन करते हैं केवल आपसे ही बात करते हैं। क्या उन्हें मेरी याद नहीं आती? और अब वो हमसे और कितने दिनों तक दूर रहेंगे? अरे बहू, अब मैं तुझे क्या बताऊं? कितनी बार तो उसे मैंने बुलाने के लिए कहा है, लेकिन वो है कि मेरी सुनता ही नहीं। शिल्पा नंदिनी को फिर से समझाने लगती है, लेकिन तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। नंदिनी जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर विवेक एक मॉडल लड़की के साथ खड़ा होता है। उस लड़की की मांग में सिंदूर भरा होता है। विवेक जी, आप आ गए? अरे ये क्या, तुम अभी तक यहीं हो? तुम अपने मायके वापस नहीं गई? अरे माँ कहाँ हो? देखो आपका बेटा आ गया है। विवेक नंदिनी को नजरअंदाज करके घर के अंदर चला जाता है और शिल्पा को गले से लगा लेता है, जिसके बाद विवेक शिल्पा से कहता है, देखो माँ, ये रही आपकी बहू। मैंने कहा था शादी में उस लड़की से करूंगा जो मेरे टक्कर की होगी। अरे बेटा, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया? अरे तू तो पहले से ही शादीशुदा था। अब नंदिनी का क्या होगा? वो बेचारी पूरे 1 साल से तेरे आने का इंतजार कर रही थी और तूने उसे ही धोखा दे दिया। माँ, मैंने तो आपसे कहा था ना फोन पर कि उसे उसके घर भेज दो। आपने क्यों नहीं भेजा? देखो माँ, आज से आपकी बहू निशा है, ना कि नंदिनी। नंदिनी ये सब सुन लेती है और वो खड़ी खड़ी रोने लगती है। विवेक अपनी पत्नी निशा को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। माँ जी, आपने क्यों इतना बड़ा राज मुझसे छुपाया? मुझे माफ कर दे बहू, मैं नहीं जानती थी कि मेरा बेटा इतनी बड़ी गलती कर देगा। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दे। अरे नहीं माँ जी, आप मेरे पैर मत पड़िए। बस मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अगर मैं यहाँ से घर वापस लौट गई तो मेरे माता पिता की बहुत बदनामी होगी। मैं इस घर के किसी भी कोने में रह लूंगी, मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहिएगा। नंदिनी अपनी सौतन के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं निशा बहुत तेज होती है। वो विवेक को अपनी बातों में फंसाकर बेचारी नंदिनी और शिल्पा दोनों सास बहू को घर से बाहर निकलवा देती है। अब बेचारी नंदिनी और शिल्पा के पास कोई ठिकाना नहीं होता और ना ही उनके पास पैसे होते हैं। अरे बहू, तू क्यों मेरे पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है? जा, तू अपने माता पिता के पास चली जा। मैं तो कहीं भी अपना ठिकाना ढूंढ लूंगी। नहीं माँ जी, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। आप मेरी माँ जैसी हो और आपका साथ निभाना मेरा फर्ज है।
ऐसा कहकर नंदिनी सड़क पर पड़ा हुआ कूड़ा बीनने लगती है, जिसके बाद वो कूड़ा बीनकर एक कबाड़ी को दे देती है। कबाड़ी नंदिनी को कुछ पैसे दे देता है, जिसे देखकर शिल्पा कहती है, मुझे नहीं पता था कि हमारे ऊपर ऐसी नौबत आएगी कि हम लोग कूड़ा बीनना शुरू कर देंगे। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता माँ जी, पेट के लिए जो काम मिल जाए वही सबसे बढ़िया है। और फिर इस काम से हमें पैसा नहीं लगाना होगा इसके चलते हमारा वातावरण भी साफ रहेगा। नंदिनी की बात सुनने के बाद शिल्पा भी उसके साथ कूड़ा बीनना शुरू कर देती है। दोनों सास बहू कूड़ा बीन कर 2 पैसे कमाते, उनसे वो अपना रोजमर्रा का खर्चा निकाल लेती। देखते ही देखते उनका कूड़ा बेचने का काम अच्छा खासा चलने लगता है, जिसके चलते वो एक किराए पर घर ले लेते हैं। एक दिन नंदिनी कबाड़ी की दुकान पर जाकर कबाड़ा बेच रही होती है, तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कबाड़ी से कूड़ा खरीद रहा होता है। अरे वाह, ये कबाड़ी वाला हमसे सस्ते में कूड़ा खरीद कर इस आदमी को अच्छे दामों पर कूड़ा बेच देता है। क्यों ना मैं भी इसी प्रकार कूड़ा इकट्ठा करके सीधा इस आदमी को बेचूं। नंदिनी ये बात अपनी सास शिल्पा को बताती है, जिसके बाद दोनों सास बहू उस आदमी को अपना सारा कूड़ा बेच देते हैं, जिससे उन्हें 4 गुना पैसा मिलता है। अब वो इसी प्रकार डायरेक्ट उस आदमी को कूड़ा बेचने लगते हैं, जिसके चलते वो अपनी खुद की एक बहुत बड़ी कूड़े की फैक्ट्री खोल देते हैं और अपना कूड़े का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, जिसके चलते उन दोनों की सारी परेशानी खत्म हो जाती है और वो अपना जीवन सुखी सुखी व्यतीत करने लगते हैं। एक दिन नंदिनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमारी सारी परेशानियाँ खत्म हो गई। एक वक्त था कि हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे, लेकिन आज देखो, आज हम गरीब लोगों को अपने कूड़े की फैक्ट्री में नौकरियां देते हैं और उनकी परेशानियों को दूर करते हैं। वक्त सबका आता है बहू, कल तक हमारा वक्त खराब था, लेकिन आज अच्छा है। ये सब ऊपर वाले की देन है। दोनों सास बहू आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी उनके घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अरे बहू रुक, मैं देख कर आती हूँ दरवाजे पर कौन है। शिल्पा जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर उसका बेटा विवेक खड़ा होता है। उसकी हालत बहुत बुरी होती है। वो अपनी माँ को देखते ही रोते हुए कहता है, माँ मुझे माफ कर दो। माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे अपनी गलती का पछतावा है माँ। निशा ने मुझे धोखा दिया और मेरा सारा पैसा लूट कर चली गई। अच्छा, तो ये बात है। तुझे क्या लगता है कि हम तुझे माफ कर देंगे? अरे चला जा यहाँ से, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तभी नंदिनी आती है और कहती है, रुक जाइए विवेक जी। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हो? विवेक जी को उनकी गलती का पछतावा है, आप उन्हें माफ कर दीजिए। मैं इसे कैसे माफ करूं? इसने तुझे ही नहीं मुझे भी धोखा दिया है। अरे एक बेटे होने तक का फर्ज नहीं निभाया इसने। सुबह का भूला जब शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आप अपना गुस्सा थूक दीजिए, क्योंकि मैंने विवेक जी को माफ कर दिया है। देखा बेटा, तूने जिस औरत को तूने ठुकराया था, आज वही तुझे माफ कर रही है। विवेक नंदिनी के पैरों में गिर जाता है और उससे माफी मांगता है। नंदिनी विवेक को उठाती है और घर में ले आती है। उस दिन के बाद से शिल्पा, नंदिनी और विवेक काली बहू ने किया गोरी सौतन का स्वागत। सुप्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरी माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती एक काली लड़की से करवा दी है। मुझे तो उसे देखना भी पसंद नहीं है। अरे यार, अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह तो वो काली कलूटी घर से जाएगी नहीं। जब उसकी सौतन घर पर आएगी तो उसके पास और कोई चारा नहीं होगा। कैलाश अपनी गर्लफ्रेंड सुप्रिया से बात कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ उर्मिला अपनी बहू काजल के साथ बैठकर बात कर रही होती है। अरे बहू, तूने ये क्या हालत बना रखी है अपनी। देख, एक औरत को अपने पति को काबू करना आना चाहिए, नहीं तो पति हाथ से निकल जाता है। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो भला? मैं ये सब कैसे करूंगी? और फिर कैलाश जी जब मेरे सामने आते हैं तो मुझे तो उन्हें देखते ही शर्म आ जाती है। अरे देख, तू उसे थोड़ा अपनी तरफ खींच, नहीं तो वो तेरे लिए कोई गोरी सौतन उठा के ले आएगा। अगर ऐसा हुआ तो माँ जी, आप मेरे साथ हो ना, हम दोनों मिलकर उस लड़की को भगा देंगे। अरे बहू, तू तो बहुत भोली है। तू नहीं जानती कि आजकल की लड़कियां मर्दों को कैसे रिझा लेती हैं। उर्मिला ऐसा कह ही रही होती है कि तभी अचानक से उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। माँ जी, आप रुकिए जरा, मैं देख कर आती हूँ दरवाजे पर कौन है। शायद
कैलाश जी आ गए होंगे। ऐसा सोचकर काजल दरवाजा खोलने के लिए जाती है। दरवाजे पर कैलाश सुप्रिया के साथ खड़ा होता है। सुप्रिया की मांग में सिंदूर और कैलाश के गले में माला देखकर काजल को यह समझने में देर नहीं लगती कि उसका पति कैलाश उसके लिए एक गोरी सौतन लेकर आया है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ मेरी माँ को बुलाकर लेकर आओ। उन्हें कहो कि उनका बेटा उनके लिए बहू लेकर आया है। हाय मुरी दैया, ये सब क्या देख रही हूँ मैं? कैलाश जी, आप तो मेरे पति हो और फिर आप मेरे होने के बावजूद भी किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? तभी वहाँ पर उर्मिला आ जाती है और कहती है, अरे निकम्मे, ये किस लड़की को उठाकर ले आया है तू घर पर? अरे जरा इसके कपड़े तो देख, लग रहा है जैसे चूहियों ने कुतर दिए हैं। ओहो माँ जी, ये कौन से जमाने की बातें कर रही हो आप? ये तो आजकल का फैशन है, फैशन। चुप कर जा गोरी छिपकली, तुझे क्या लगता है कि तू मेरे पति को फंसा लेगी और मैं चुप रहूंगी? अजय, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि आप मेरी सौतन घर ले आओगे और मैं चुप रहूंगी? अरे मुझे सीधी सादी मत समझना। कैलाश काजल का काली का रूप देखकर हैरान रह जाता है और उससे कहता है, देखो मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तुमसे मेरी शादी जबरदस्ती करवाई गई है। अरे मैं इतना गोरा हूँ तो मेरी पत्नी भी गोरी ही होनी चाहिए ना। मैं सुप्रिया से बहुत प्यार करता हूँ और आप लोगों ने ये स्वागत किया है मेरी पत्नी का। कैलाश, इससे अच्छा तो हम दोनों मेरे घर पर चलते, कम से कम मेरी माँ हमारा स्वागत तो अच्छे से करती। कैलाश सुप्रिया का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाता है और कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। ये सब देखकर काजल रोते हुए अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? आप मुझे अपनी पसंद से लेकर आई थी क्या? कैलाश जी को मैं पसंद नहीं थी। अब मैं अपनी सौतन के साथ एक ही घर की छत के नीचे कैसे रह सकती हूँ? अरे बहू, चिंता क्यों करती हो? इस गोरी छिपकली को तो हम चुटकियों में यहाँ से भगा देंगे। जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर और मेरे साथ मिलकर इस छिपकली का अच्छे से स्वागत कर। दोनों सास बहू उस दिन के बाद से सुप्रिया के पीछे पड़ जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सुप्रिया मिनी स्कर्ट और टॉप पहनकर बाहर आती है, जिसे देखकर काजल कहती है, हे भगवान, ये आधी नंगी चुड़ैल सुबह सुबह हमारे घर में कहाँ से आ गई? अरे थोड़ी तो शर्म करो, जमाना थू थू करेगा कैलाश जी के ऊपर। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? कैलाश जी तो मुझे ऐसे कपड़ों में देखकर बहुत खुश होते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंग प्रदर्शन करने वाली औरतों को तो मर्द देखता ही देखता है। उर्मिला की बात सुनते ही सुप्रिया को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद सुप्रिया अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। शाम होते होते जब सुप्रिया ऑफिस से वापस घर लौट आई तो उसे बहुत तेज भूख लगती है। अरे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इन दोनों ने कुछ तो बनाया ही होगा। चलो किचन में जाकर देखती हूँ। रसोई में जाने के बाद बेचारी सुप्रिया को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, जिसके बाद वहाँ काजल आ जाती है और कहती है, ओहो, तुम्हें खाना चाहिए था क्या? जो भी खाना बचा था वो सब मैंने कुत्ते बिल्लियों को दे दिया। अब तुम्हारे लिए तो खाना ही नहीं बचा। अब क्या खाओगी तुम? सुप्रिया भूख में तड़पते हुए कैलाश के पास जाती है और उससे कहती है, तुम्हारी माँ ने और तुम्हारी उस काली कलूटी पत्नी ने मुझे खाना तक नहीं दिया। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। अरे स्वीट हार्ट, तुम्हें मेरे होते हुए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आज हम लोग बाहर डिनर करेंगे। ये सुनकर सुप्रिया बहुत खुश होती है, जिसके बाद कैलाश और सुप्रिया डिनर करने के लिए बाहर जा ही रहे होते हैं कि तभी उर्मिला उनको जाते हुए देख पूछती है, अरे इतनी रात हो गई है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? दरअसल माँ जी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ आज बाहर डिनर करने जा रहे हैं। वो क्या है ना, आपकी इस काली कलूटी बहू ने मेरे लिए घर में कुछ भी नहीं बनाया। काजल ये सब अपने कमरे में सुन लेती है, जिसके बाद उसे बहुत गुस्सा आता है। उनके जाने के बाद काजल अपनी सास उर्मिला के पास जाती है और कहती है, अरे माँ जी, ये तो उल्टा हो गया। हम तो उसे कैलाश जी से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तो बहुत तेज निकली। अब हम क्या करेंगे? आने दे उसको, आज की रात मैं उसे सबक सिखाकर ही रहूंगी। रात को डिनर करने के बाद दोनों वापस घर लौट आते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। उन दोनों के सोने के बाद उर्मिला एक छोटा सा पिंजरा लेकर आती है, जिसमें कई सारे चूहे बंद होते हैं। वो अपनी बहू काजल के साथ मिलकर उन चूहों को सुप्रिया के ऊपर छोड़ देती है और चुपके से वहां से चली जाती है। रात भर चूहों के डर से सुप्रिया सो भी नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ कैलाश गहरी नींद में सो जाता है। अरे कैलाश, उठो उठो ना, देखो यहाँ पर इतने सारे चूहे हैं, ऊपर से ये सभी चूहे मेरे ही बिस्तर पर कूद रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। कैलाश उठो ना। कैलाश गहरी नींद में होता है, जिसके चलते सुप्रिया पूरी रात परेशान रहती है। अगले दिन जब सुप्रिया अपने कमरे से बाहर निकलती है तो उर्मिला उसे देखकर कहती है, क्यों बहू रानी, कैसी नींद आई पूरी रात भर? सुप्रिया सब कुछ समझ जाती है।
जिसके बाद वो कैलाश को ये सब बताती है, लेकिन कैलाश उसकी बात का विश्वास ही नहीं करता और वो सुप्रिया से कहता है, अरे तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अरे वो काली जरूर है, लेकिन इतनी चालाक नहीं कि वो तुम्हें परेशान कर सके। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो बिल्कुल भीगी बिल्ली है। सुप्रिया कई बार कैलाश को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कैलाश उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है, जिसके चलते सुप्रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कैलाश से कुछ कहना ही छोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ उसके ऑफिस में एक स्मार्ट और हैंडसम लड़का आता है, जिसके बाद सुप्रिया उससे अपनी बातचीत बढ़ाना शुरू करती है। एक दिन सुप्रिया अपने आप से कहती है, अरे मैं कब तक इस काली कलूटी और इस डेंजरस सास को झेलूंगी। ये सब मेरे बस की नहीं है। इससे अच्छा तो मैं किसी अमीर लड़के को पटा लेती हूँ। कम से कम मैं उसके साथ खुश तो रहूंगी और फिर इतने ड्रामे भी नहीं होंगे मेरे साथ। देखते ही देखते सुप्रिया अपने ऑफिस के एक लड़के के साथ शादी करके भाग जाती है। जैसे ये बात कैलाश को पता चलती है, वो रोते हुए अपनी माँ और अपनी पत्नी काजल के पास आता है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो काजल। तुम काली हो लेकिन तुमने मुझे छोड़ा नहीं। सुप्रिया ने तो 2 दिन में ही मुझे छोड़ दिया। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। अरे बहू, शाम का भूला सुबह जब घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तू भी अपने गिले शिकवे को मिटा दे और कैलाश के साथ खुशी खुशी अपने जीवन की शुरुआत कर। काजल कैलाश को माफ कर देती है, जिसके बाद काजल और कैलाश दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। गोरी बहू के काले स्टूडेंट। देखो बच्चों, मैं जानता हूं मेरे जाने के बाद तुम लोगों को बहुत बुरा महसूस होगा, लेकिन देखो जो भी टीचर आएगा तो तुम उन सब टीचर से अच्छे से बर्ताव करना, ठीक है? लेकिन टीचर, आप तो जानते ही हो हम कभी भी किसी भी टीचर के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते। हाँ, जितने भी गोरे टीचर हैं वो सभी हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, हमें मारते हैं और हमें ढंग से पढ़ाते भी नहीं हैं। टीचर, आपको पता है अब इस क्लास में कोई भी टीचर आने से भी कतराएगा। मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी इस क्लास में कोई अच्छा सा टीचर आए ताकि तुम लोग अच्छे से पढ़ सको। ऐसा कहकर सिद्धार्थ अपनी क्लास खत्म करके चला जाता है, जिसके बाद वह सभी बच्चे आपस में बात करने लगते हैं। सिद्धार्थ टीचर चले गए, अब हमारा क्या होगा? अब हम लोग सही से पढ़ भी नहीं पाएंगे। और तो और जितने भी गोरे बच्चे हैं वो हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करेंगे। बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद उनकी क्लास में गोरी टीचर आती हैं, जिसका नाम अनन्या होता है। वह उन सभी काले स्टूडेंट्स को देखकर कहती है, ओहो, तुम सभी काले स्टूडेंट्स को देखकर तो मेरा आज का दिन ही खराब हो गया। कितने काले और गंदे लगते हो तुम लोग दिखने में। लेकिन टीचर, इसमें हमारी क्या गलती है? ये रंग तो हमें भगवान ने दिया है। मैंने सुना है कि टीचर की नजर में सभी बच्चे एक समान होते हैं, फिर इस स्कूल में गोरे और काले बच्चों के लिए इतना भेदभाव क्यों? अरे जरा अपनी शक्ल देखो, तुम जैसे काले और भद्दे बच्चों को पढ़ाना ही कौन चाहेगा। ये सुनते ही उन सभी काले बच्चों को बहुत दुख होता है। अनन्या उन्हें पढ़ाती नहीं बल्कि कई सारी बातें सुनाकर चली जाती है, जिसके बाद कोई भी गोरा टीचर आता तो उन सभी काले स्टूडेंट के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वह बेचारे बच्चे अब धीरे धीरे स्कूल आना बंद करने लगते हैं। आखिर क्या फायदा है हमारे रोज रोज स्कूल आने का, जब हमारे रोज स्कूल आने पर भी हमें कोई अच्छे से पढ़ाता ही नहीं है। इस तरह चलता रहा तो हम स्कूल में पढ़ नहीं पाएंगे। हम तो केवल यहाँ आते हैं और टीचर की बातें सुनते हैं और चले जाते हैं। तुम सही कहते हो, आज के बाद हम इस स्कूल में कभी नहीं आएंगे। वह सभी बच्चे क्लासरूम में ही होते हैं। जैसे ही वह अपने घर जाने के लिए निकलते हैं, तभी क्लास के अंदर एक बहुत ही सुंदर और गोरी टीचर आती हैं, जिसका नाम मोहिनी होता है। मोहिनी उन बच्चों को देखकर कहती है, अरे बच्चों, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मोहिनी के पूछने पर वह सभी बच्चे डर के मारे चुपचाप अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। अरे अरे, आखिर तुम लोगों को हुआ क्या है? मैं तुम्हें यहाँ पढ़ाने आई हूँ और तुम लोग अपने कानों पर हाथ रख रहे हो। हम जानते हैं आप भी बाकी के टीचर्स की तरह हमारे काले रंग पर हमें सुनाने आई हो। मोहिनी को ये सुनते ही बहुत अजीब लगता है, जिसके बाद मोहिनी उनसे पूछती है, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें डांटूंगी? भला मैं अपने स्टूडेंट्स को डांटूंगी क्यों? मैं तो तुम्हें यहाँ पढ़ाने आई हूँ ना। यह सुनते ही सभी काले बच्चे अपने कानों के ऊपर से हाथ हटा लेते हैं, जिसके बाद राजू मोहिनी से कहता है, जब भी हमारी क्लास में कोई गोरा टीचर आता है वो हमें केवल हमारे रंग के ऊपर सुनाता है, जिसके चलते हम लोग अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं।
अरे ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत होता है, लेकिन सब लोग तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग काले हैं इसलिए। भगवान ने केवल 2 रंग बनाए हैं, एक गोरा और काला। काले होने का मतलब ये नहीं कि तुम लोग बुरे हो, तुम लोग तो बहुत अच्छे हो और मैं जानती हूँ कि तुम लोग पढ़ाई में भी अच्छे ही होगे। चलो अब क्लास को शुरू करते हैं। काले बच्चे बहुत हैरान रहते हैं और वह एक दूसरे से कहने लगते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये टीचर इतनी गोरी है और उसके बाद भी हमारे साथ इतने अच्छे से बात कर रही हैं। राजू, आज तक हमसे किसी ने भी गोरे टीचर ने इतने प्यार से बात नहीं की। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। अगर तुम लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो हम आगे की पढ़ाई शुरू करें। मोहिनी उन सभी काले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ाती है। मोहिनी टीचर की परीक्षा के पास हो जाती है, जिसके चलते उसे पहली बार काले बच्चों को क्लास देनी होती है। लेकिन मोहिनी एक बहुत समझदार और शांत स्वभाव की टीचर थी। वह बच्चों से बहुत प्रेम करती थी, जिसके चलते काले बच्चों को मोहिनी से अच्छा लगाव हो जाता है। एक दिन मोहिनी बच्चों को पढ़ाने के बाद वापस अपने घर लौटती है, जिसके बाद उसकी सास उससे कहती है, अरे मोहिनी, क्या बात है, तुम आज बहुत जल्दी स्कूल से वापस आ गई। आज तुमने बच्चों को नहीं पढ़ाया? दरअसल आज जितने भी गोरे बच्चे थे उन सभी को ट्रिप पर लेकर जा रहे थे, लेकिन हमारे स्कूल के काले बच्चों की छुट्टी थी, उन्हें कहीं घुमाने लेकर नहीं गए। ये सुनते ही निरंजना को बहुत अजीब महसूस होता है और वह मोहिनी से कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक स्कूल में काले और गोरे बच्चों में इतना भेदभाव। ये सब देखकर तो मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। अब मेरा मन करता है कि मैं इन बेचारे काले बच्चों के लिए कोई एक्शन उठाऊं। हाँ बहू, मैं भी यही चाहती हूँ। मुझे लगता है तुम्हें इन काले बच्चों को इनका हक दिलवाना चाहिए। उस दिन से मोहिनी अपने मन में ठान लेती है कि उसे काले बच्चों को उनका हक दिलवाना है। ऐसे ही एक दिन स्कूल में कंपटीशन होता है, जिसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तभी मोहिनी अपनी क्लास के बच्चों के पास आती है और उनसे कहती है, अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ पर क्यों बैठे हो? तुम्हें कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना? हम लोग कंपटीशन में हिस्सा तो लेना चाहते हैं, लेकिन हमें कंपटीशन में हिस्सा लेना अलाउड नहीं है। अरे जब मैं हूँ तो तुम्हें कंपटीशन में हिस्सा लेने से कोई नहीं रोक सकता। चलो मैं तुम्हारा नाम लिखवा कर आती हूँ। मोहिनी सभी बच्चों को अपने साथ कंपटीशन में उनका नाम लिखवाने के लिए ले जाती है, जहाँ गोरे बच्चे उन्हें देखकर बहुत बुरा भला कहने लगते हैं। हे भगवान, देखो ये लोग कितने काले हैं, इन्हें देखकर तो मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। ची ची ची, अगर ये लोग भी हमारे साथ कंपटीशन में हिस्सा लेंगे तो इनके काले रंग का बुरा असर हमारे ऊपर भी पड़ सकता है। इन्हें हमसे दूर ही रहना चाहिए। ये सब क्या चल रहा है? तुम लोग इस तरह कैसे बोल सकते हो? ये सब तुम्हारे ही दोस्त हैं, इन्हें अपने जैसा समझो। मोहिनी के आगे कोई कुछ नहीं कह पाता। तभी मोहिनी प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है और प्रिंसिपल से कहती है, देखिए सर, अगर इस स्कूल में काले और गोरे बच्चों के साथ भेदभाव होगा तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे और इससे कई बच्चों पर बुरा असर भी पड़ सकता है। तुम तो जानती हो, गोरे बच्चों के माँ बाप उन्हें काले बच्चों से दूर रहने के लिए कहते हैं, फिर मैं उन्हें एक साथ कैसे पढ़ा सकता हूँ? इन सब के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। अगर आप मेरा साथ देना चाहोगे तो उस स्कूल का प्रिंसिपल बहुत अच्छा होता है, जो मोहिनी के साथ उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। मोहिनी कंपटीशन में एक ड्रामा क्रिएट करती है, जिसमें गोरे बच्चे स्टेज पर खड़े होकर ड्रामा कर रहे होते हैं और उनके पेरेंट्स उन्हें देख रहे होते हैं। तभी अचानक से वहां पर एक बिजली का शॉर्ट सर्किट होता है, जिसके चलते वह सभी यहाँ से वहां भागने लगते हैं। तभी वहां पर काले बच्चे आते हैं और एक एक करके सभी को स्कूल से बाहर सुरक्षित जगह पर ले जाने लगते हैं। काले बच्चों को ये बर्ताव देखकर वहां खड़े सभी पेरेंट्स और बच्चे उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद मोहिनी सभी पेरेंट्स से कहती है, जिन बच्चों को आपने एक अलग क्लास में रखा है, आप लोगों को पता है आज उन्होंने आप सभी की जान बचाई है। यहाँ तक कि ये सब इन्होंने अपने आप सीखा है, किसी टीचर से नहीं सीखा। और आप लोगों को पता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? इन बच्चों ने आप लोगों के साथ भेदभाव ना करके आप सभी की जान बचाई है। सभी पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं, जिसके बाद पूरा स्कूल उन काले बच्चों से माफी मांगता है। उस दिन के बाद से स्कूल में काले बच्चों को भी उतना ही सम्मान दिया जाता है जितना कि गोरे बच्चों को।